हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपना 9th क्लास का जो हमारा टॉपिक था। हम कहाँ तक पढ़ चुके थे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमने अपने 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस पढ़ लिए थे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल वगैरह भी बता दिया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का भी बता चुका था मैं। अगली जो प्रोसेस आती है बच्चों हमारी, वो आती है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसको थोड़ा एक बार साइड रखते हैं। चलो, तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस आती है। ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है क्या, पहले आपको डेफिनेशन से बता देता हूँ। तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस क्या है? द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की वो फ्लेक्सिबिलिटी विच ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटीरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। कहने का मतलब, अगर आपके पास ये एक सेल है और ये जो रेड से बना रखी है, ये आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन आपको क्या करती है? अलाउ करती है ताकि बाहर के जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे या सब्सटेंस है वो अंदर की तरफ आ सके। कहने का मतलब बाहर का जो इन्वायरमेंट है आपका, तो उस इन्वायरमेंट से जो आपका इनर पार्ट है, तो इस इनर पार्ट में आपके पास क्या आ सके? मटेरियल वगैरह आ सके। लेकिन वो किसके थ्रू आएगा? आपका इस सेल मेम्ब्रेन की वजह से आएगा। तो जो ये पूरी प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है ना। कौन कर सकता है? वैसे अमीबा भी कर देता है, क्योंकि अमीबा अपना जो फूड है वो इसी प्रोसेस के थ्रू लेता है। और किसके थ्रू लेता है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया बेसिकली क्या है? एक हमारा फॉल्स फीट होते हैं उसके, नकली पैर। देखने में ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक तरह के नकली पैर है। वो तो इन स्यूडोपोडिया के थ्रू वो अपना क्या करता है? फूड इनगल्फ करता है। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। एक डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास एक पूरी सेल है एक तरीके से। ठीक है ना। ये जो है इसको मैंने अपना क्या मान लिया? सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब बाहर का इन्वायरमेंट है, बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर की तरफ क्या हो रहा है? फूड आ रहा है। अंदर की तरफ फूड क्या आ रहा है? आ रहा है। तो ये कुछ देर तक अंदर आएगा, फिर ये जो वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये वापस से इधर क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारा अंदर आ चुका है। तो अगर अंदर आ रहा है तो एंडोसाइटोसिस, यहाँ जो ये वर्ड यूज हो रहा है ना, एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर आना। ठीक है ना। एंडो मतलब अंदर आना, इनर, या इनसाइड भी बोल सकते हो। ठीक है ना। चलो, इसको आप इनसाइड बोल सकते हो। ठीक है ना। और जैसे अगर अंदर की तरफ आ रहा है बाहर से, तो वो एंडोसाइटोसिस। उसी तरीके से अब ये बाहर से अंदर से क्या हो रहा है? पहले अंदर आया, खाना वगैरह डाइजेस्ट हुआ। अब ये जो सारे हैं ये वेस्ट है। अब खाना तो यूज़ होके डाइजेस्ट हो चुका है, ये वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है ना। और जो ये सारा ये वेस्ट पार्ट है, ये वेस्ट पार्ट क्या हो रहा है? अब बाहर जा रहा है। तो ये क्या है? आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बॉडी से बाहर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये एक्सो है, तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर जाना। तो अगर अंदर आ रहा है बाहर से तो एंडोसाइटोसिस, बाहर जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। ठीक है ना। ये प्रोसेस का ध्यान रखना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, उसी तरीके से एक आती है हमारी सेल वॉल। बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। ये हो गया आपका सेल, बीच में आ गया ये आपका न्यूक्लियस। ठीक है ना। इधर आपके ये जो पूरा लिक्विड है ये सारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है ना। लिक्विड है ये साइटोप्लाज्म। ये जो रेड कलर की है सेल मेम्ब्रेन है, उसी तरीके से एक अलग कलर की इसके चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन बोल लो या एक हार्ड वॉल होती है। इस हार्ड वॉल को हम क्या बोलते हैं? सेल, सॉरी, इस हार्ड वॉल को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और जो ये रेड कलर की थी अंदर की तरफ, ये जो अंदर की तरफ देख रहे हो आप, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? आपकी
सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये है। अब सेल वॉल जो होती है ना वो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर की, जैसे इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। और ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में, ओनली इन प्लांट्स, ठीक है ना। जैसे इसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखा भी हुआ है, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में नहीं होती। एनिमल सेल से मतलब आपका ह्यूमन सेल भी होना चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन है वो एनिमल्स दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। सेल वॉल इज़ रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन कैसी थी आपकी, वो आपकी फ्लेक्सिबल थी, रिजिड नहीं थी। रिजिड मतलब ठोस, ठीक है ना। वो रिजिड नहीं थी, वो कैसी थी, थिन थी, पतली थी और साथ के साथ फ्लेक्सिबल थी। स्ट्रॉन्ग नहीं थी वो, थिक और पोरस, वो बड़े थिन मेम्ब्रेन होती थी, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, थिक तो है ही, पोरस भी है। पोरस मतलब जो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है ना। और ये नॉन लिविंग होती है, ठीक है ना। जैसे देखते हैं ना पेड़ के तने को काटते हो तो कुल्हाड़ी चाहिए, तो वो जो कुल्हाड़ी चाहिए क्यों, और उसी कुल्हाड़ी से किसी जानवर को मार के देखो तो वो बड़ी जल्दी वो स्किन कट जाएगी, ठीक है ना। लेकिन प्लांट्स में वो नहीं हो पाती, वो एक ठोस है। क्यों, वो ठोसपन किसकी वजह से होता है, आपका इस सेल वॉल की वजह से है, ठीक है ना। अब ये जो सेल वॉल है वो मेड किससे बनी है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड हेमी सेल्यूलोस, ठीक है ना। सेल्यूलोस एक तरह का कंपाउंड है जो आपको ध्यान रखना। और बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो एक वर्ड यूज़ होता है चिटिन, ये ही मेन कंपोनेंट है जो सेल्यूलोस के अंदर होता है, जो इसको क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, सेल वॉल को हार्ड बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, एक बनावट पे उसकी, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनती है और सेल वॉल सेल्यूलोस और हेमी सेल्यूलोस से, ठीक है। सेल वॉल इज टू एडजेसेंट सेल्स एंड जॉइंड बाय लेयर कॉल्ड मिडल लैमिला एंड माइक्रोस्कोपिक चैनल आल्सो कॉल्ड प्लाज्मोडिस्मेटा फॉर द ट्रांसपोर्ट। तो ये प्लाज्मोडिस्मेटा होती है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करती है। जैसे एक सेल ये एडजेसेंट है, तो ये जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है ये सेल वॉल है आपकी, ये जो ये है ना ब्लैक कलर की, ये आपकी सेल वॉल है। तो एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसफ़र होता है वो इस प्लाज्मोडेटा की वजह से होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये सेल वॉल था, हार्ड और रिजिड होती है। फंक्शन क्या है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप। सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, अब हार्ड है तो बाहर चीज़ों से बचाता है। और इट इज़ परमेबल, ये भी परमेबल है। एंड अलाउज एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज़ का वो करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब यहाँ तक तो था सेल वॉल, अब आता है आपका न्यूक्लियस पे। यहाँ इन्होंने स्पेलिंग गलत देख रखी है, ये दे रखी है, ये जो टी है ये टी नहीं एल है, ठीक है ना, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस ये एक इनलार्ज व्यू है, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा लेके जाता हूँ आपको नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये देखो या फिर मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको यहीं से ही, समझो। आपका जैसे एक ये सेल है, मैंने आपको कई बार बताया भी हुआ है, इस सेल के अंदर ब्लैक पोर्शन होता है, ठीक है ना। ये जो हार्ड है ना, ये जो सेंटर पोर्शन होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस बोला जाता है। ये न्यूक्लियस दिखने में कैसा होता है, पूरा व्यू जो है इस न्यूक्लियस का, ठीक है ना। अब ये जो इसके अंदर डिटेल दे रखी है, ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन बाद में, अभी हमें ज़्यादा वो नहीं करना। अभी ध्यान क्या रखना है आपने, ये जो न्यूक्लियस है ना इसके अंदर और भी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, एक होता है इसके अंदर क्रोमोसोम, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या है क्रोमोसोम में, थोड़ा लिख देता हूँ ढंग से, क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम होता क्या है, ये होता है एक तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, एक तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जो आपके डीएनए है, डीएनए मतलब आपको फादर मदर से स्किन कलर मिला है, हाइट मिला है, ठीक है ना। बॉडी का वेट और बॉडी जो बनावट है वो सेम मिलेगी, लेकिन बॉडी का वेट, बॉडी होना, थिन होना, कम होना, वो फादर या मदर पर डिपेंड नहीं करता, वो आपकी डेली लाइफ, डेली रूटीन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन बालों का कलर हो गया, आइज़ का कलर हो गया, ये सब स्किन कलर हो गया, ये सारा आपका क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल्स। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं आपके, ठीक है ना। तो उस डीएनए के थ्रू ही आपका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो हेरिडिटी होती है उसकी, मतलब पेरेंट्स से बच्चों तक आती है, ठीक है ना।
पढ़ते हैं थोड़ा आगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस है क्या? इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल। ऑर्गेनल मतलब सेल का ऑर्गन, ऑर्गेनल मतलब सेल का ऑर्गन, विच डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स ऑल इट्स सेल्यूलर एक्टिविटी। सेल के अंदर जितने भी फंक्शन हैं, सेल के अंदर जितने भी क्या है फंक्शन हैं, वो सब किसके थ्रू होते हैं? आपके न्यूक्लियस के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? न्यूक्लियस के थ्रू। अब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हेड क्वार्टर ऑफ सेल या कंट्रोलर। पूरे सेल का हेड क्वार्टर या कंट्रोलर भी, कंट्रोल कौन करता है? यही करता है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। और ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस एटम वाला नहीं है, ये न्यूक्लियस एटम का न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस जो है वो बायोलॉजिकल न्यूक्लियस है। बायोलॉजिकल न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1831, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद इस न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इट इज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग सेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच हैज़ पोर्स एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। की वजह यहाँ क्या होगा? न्यूक्लियस। ठीक है ना, या सेल भी बोल सकते हो क्योंकि कंट्रोल जैसे सेल के अंदर डबल लेयर होती है। प्लांट सेल की बात करूँ तो एक होती है सेल वॉल, एक होती है सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं सिर्फ एनिमल की बात करूँ तो सेल मेम्ब्रेन। तो जिस तरीके से पूरे सेल की आउटर कवरिंग होती है उसी तरीके से न्यूक्लियस की भी आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर जो ये दिख रही है, ये जो पोर्शन है पूरा, ये ही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और डबल लेयर है क्योंकि एक लेयर ये वाली है, ये वाली, और एक इनर और आउटर दिख रही है ना, ये रही, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। ये आपकी हो गई इनर, और जो ये बाहर की तरफ ये जो मैंने पहले बनाई थी, ये हो या ये हो, ये सारी आउटर मेम्ब्रेन है, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक और हार्ड मास का पार्टिकल होता है, वो ये रहा, अलग कलर से बताता हूँ आपको। ये जो है, ये न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है और उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के इधर ये होता है पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही आपका क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसी में ही क्या होता है? आपके डीएनए। ठीक है ना, डीएनए। डीएनए है क्या? कोई फुल फॉर्म पूछे आपसे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो भी है एक तरह का क्या है? जीन्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल्स। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, पेरेंट्स से किसमें आएगा? बच्चों में आता है। ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के बारे में ये मैंने बता ही दिया। न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन मटेरियल विच इज़ मेड अप ऑफ डीएनए। जैसे कि मैंने बताया था, क्रोमेटिन एंड प्रोटीन्स दैट फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक है ना, जो किससे? डीएनए से मिलकर बनता है, और प्रोटीन के साथ जब मिक्स हो जाता है तो ये क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। और क्रोमोसोम क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स एंड ट्रांसमिट, जो अपने अंदर स्टोर भी रखता है और ट्रांसमिट का मतलब ट्रांसफर करता है क्या चीज़? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटरी जो मैंने आपको बताया था, आइज़ कलर, ठीक है ना, स्किन कलर, हेयर कलर, ठीक है, ये सारी चीज़ फ्रॉम फादर टू फादर मदर टू चिल्ड्रन, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स, बच्चे। तो सेल टू फंक्शन, ग्रो और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये जो है, ठीक है। इसके अंदर भी एक रैप का पोर्शन होता है, न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका हो गया क्रोमोसोम्स। इसके अंदर जैसे सेल के अंदर आपका लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है। तो जो ये छोटे छोटे पोर्स है ना, ये जो हैं आपके, ये छोटे छोटे जो पोर्स दिख रहे हैं आपको, नज़र आ रहे हैं, ये पोर्स को ही, जो छोटे छोटे छेद हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है ना। चलो अब एक बार थोड़ा इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। मैंने जैसे कि बता ही दिया है, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक मतलब जो भी आपकी बॉडी के
रेगुलेट का मतलब भी कंट्रोल होता है। हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, बता चुका हूँ, जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। अब आते हैं आपके दो टाइप के सेल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स जो है आपका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में डिफरेंस देखते हैं। प्रोकैरियोटिक्स जो सेल्स होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं साइज में। सबसे पहले ध्यान रखना, एक माइक्रोमीटर क्या होता है। एक माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। समझाऊं तो कैसे, 1/में 1 लाख, ठीक है ना, मतलब 160, ये मीटर को जब डिवाइड कर दोगे 1 मीटर के 1 लाख हिस्से, ठीक है ना, 1 मीटर के 1 लाख हिस्से करोगे तो एक माइक्रोमीटर बनेगा। तो इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, कितने से, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक का होता है। वेयर एज जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं। जैसे इनका 1 से 10 था, इनका होता है 5 to 100, 5 से 100 के बीच में, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सिमिलरली यूकैरियोटिक में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियस है तो उसकी मेम्ब्रेन है दोनों तरफ। इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट। देखो होता क्या है, अगर आपका न्यूक्लियस है, कई बार तो आपको नज़र आएगा कि इस न्यूक्लियस के अंदर, क्या नज़र नहीं आएगा, बता रहा हूँ, इस न्यूक्लियस के अंदर एक ही थ्रेड है। क्या है, एक ही थ्रेड है। कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं, उनके न्यूक्लियस ऐसे हैं जहाँ पर कई सारे थ्रेड्स हैं। एक थ्रेड नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो अगर सिंगल थ्रेड है, सिंगल थ्रेड मतलब सिंगल क्रोमोसोम है, तो आपका क्या, कौन सा हो गया, प्रोकैरियोटिक। लेकिन अगर आपका मल्टीपल थ्रेड्स है, मतलब बहुत सारे थ्रेड है, क्रोमोसोम्स हैं, तो वो आपका क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल। आया समझ में, ठीक है। तो मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ये पॉइंट भी हो गया। अगला देखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। देखो सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर उनकी मेम्ब्रेन मतलब उसकी जो आउटर कवरिंग, आउटर थिन पार्ट या फिल्म होती है वो नहीं होगी। वेयर एज यूकैरियोटिक सेल्स में होगी। जब सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये, ठीक है। अब दे आर प्रीमिटिव सेल, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो पुराने सेल्स हैं, ओल्ड सेल्स, ठीक है ना। लेकिन जो ये होते हैं ये एडवांस, ये नए टाइप्स ऑफ सेल है, इनका फंक्शन ज़्यादा होता है और ज़्यादा बेटर फंक्शन होता है, वेयर एज इनका फंक्शन ज़्यादा बेटर नहीं होता। एग्जाम्पल क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, बैक्टीरिया। वेयर एज प्लांट्स और एनिमल कैसे सेल्स हैं हमारे, यूकैरियोटिक। ध्यान रखना, प्लांट और एनिमल कैसे सेल है, यूकैरियोटिक। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद साइटोप्लाज्म की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि भाई एक पूरा सेल होता है, सेल के अंदर आपका एक सेंटर होगा, न्यूक्लियस, इधर आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, जिसको आप कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो, ठीक है ना। और उसी के आउटर कवरिंग में आपके पास क्या होती है, एक सेल वॉल होती है। आउटर कवरिंग में क्या होती है आपकी, सेल वॉल होती है। ठीक है। अब उसके बाद तो ये जो अंदर का ये जो लिक्विड है सर, ये लिक्विड ही क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। पढ़ते हैं, द लिक्विड पार्ट इन विच द अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट। मैंने आपको बताया सेल के अंदर भी क्या होते हैं आपके ऑर्गन्स होते हैं, सेल के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। इन ऑर्गन्स को बोला जाता है सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब जो इसके अंदर का लिक्विड पार्ट है जहाँ बाकी ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। होता क्या है इसके अंदर, इट कंटेन्स अबाउट 90% वाटर, 90% है, ये पूरा लिक्विड पोर्शन है जिसके अंदर 90% कंसनट्रेशन इसकी क्या है, वाटर की है। बाकी 10% में क्या है, 10% के 7% में होता है प्रोटीन, ठीक है। बाकी 2% बचा वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और 1% में बाकी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। बाकी चीज़ों में कुछ भी हो सकता है, लिपिड्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, या मिनरल्स, वाइटामिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो 1% के अंदर आते हैं। 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट, 90% क्या होता है, पानी होता है किसके अंदर,
साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है आपका साइटोप्लाज्म। तो हमने एक आउटर स्ट्रक्चर पढ़ लिया पूरा सेल का, न्यूक्लियस के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये सारी चीज़। अब साइटोप्लाज्म के थोड़ा और अंदर की तरफ चल के देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है, ऑर्गन्स को सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। तो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप, सेल का जो होता है डेफिनेट शेप होती है, उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा। फंक्शन बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगी। दे आर अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, कुछ ऐसे सेल हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होंगे, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, कुछ जिनकी मेम्ब्रेन ही नहीं होगी, कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होंगे। सिंगल मेम्ब्रेन मतलब जिसकी एक ही आउटर कवरिंग होगी, जैसे ये पूरा सेल ऑर्गेनल है, एक ही कवरिंग है उसकी। तो उसमें कौन आता है, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पढ़ेंगे इसके बारे में। लाइसोसोम्स इसके बारे में, गोल्गी बॉडीज़, ये क्या स्पेलिंग मिस्टेक, गोल्गी बॉडीज़, और पैरोक्सिन, इसको हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, हमारे कोर्स में भी नहीं है। और वैक्यूल्स। फिर आता है डबल मेम्ब्रेन, मतलब जिसके अंदर दो मेम्ब्रेन हो, वो होते हैं कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है नो मेम्ब्रेन, जिसको कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, जस्ट पूरा अंदर से आपका एक पूरा ऑर्गन है लेकिन बाहर कोई कवरिंग नहीं है। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम, तो ये सारे हमारे कम से कम 6 से 7 सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। इसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है, जो हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग जितने भी आपकी एनसीईआरटी के बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं